नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, एमएसए कॉलेज भरतपुर। आज अपन एमए प्रवेश के अंतर्गत ज्योग्राफिकल थॉट का जो पेपर चलता है भौगोलिक विचारकों वाला, उसमें अरबकालीन भूगोलवेत्ताओं का अध्ययन यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे हम जब देखते हैं कि जो प्राचीन भूगोल है और जो आधुनिक भूगोल है, उसके मध्य का जो सेतु का काम जो करता है वो अरबकालीन वेताओं ने किया है, जो कि 8 से 13 ईस्वी सदी पूर्व, यानी कि वह एक तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब का समय था। इससे जो भूगोलवेत्ता थे, अरबकालीन भूगोलवेत्ता थे, जैसे 762 में अरब के अंतर्गत बगदाद नामक एक शहर की स्थापना हुई और उस शहर में एक बैतुल हिकमा नामक जो कि एक शैक्षणिक संस्था थी, जिसमें एक शिक्षा की तालीम दी जाती थी और इसकी स्थापना करी गई। और इसकी जो स्थापनकर्ता थे वो था हारून अल रशीद, जो कि बैतुल हिकमा नामक जो संस्था का मतलब एक तरीके से संस्थापककर्ता के रूप में या फाउंडर था। और 762 में बगदाद की जैसे स्थापना हुई, उसके तुरंत बाद बैतुल हिकमा की स्थापना हुई और इसका प्रणेता के रूप में हारून अल रशीद था। अब हम देखते हैं कि जैसे प्राचीन भूगोल के बाद में जो अरबकालीन भूगोलवेत्ता थे, तो उनका जो मूल रूप से जो भूगोल के प्रति जो दृष्टिकोण था वो एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण था। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, क्योंकि वो रेगिस्तान के अंतर्गत प्राय अरब जो भूगोलवेत्ता है या भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं अरब की, वो लगभग रेगिस्तानी और व्यापार जिसमें कि विशेष प्रकार से उनका आना जाना रहता था, मौसम साफ होता था, धर्म का बहुत ही अधिक प्रभाव था, तीर्थ स्थलों की यात्राएं, एक जगह से दूसरी जगह पर यात्राएं करते थे। साथ ही उन यात्राओं का जो पर्पज होता था वो मूल रूप से 2 पर्पज होते थे, एक तो धार्मिक यात्राएं और एक व्यापार के लिए। तो जैसे धार्मिक जब यात्राएं पूरा अरब के अंदर, जैसे हमने पहले भी बताया है कि जो अरब है वो एक तरीके से इस्लाम धर्म को मानने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है और उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब और उसके अनुयायियों का बहुतायत रूप से एक फैला हुआ क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है तो इसमें विभिन्न देशों के जो इस्लामिक विचारक हैं, न केवल इस्लामिक बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पे आते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई अन्य धर्मों के या उसी धर्म का किसी दूसरे देश से आता है तो वहाँ पे कुछ सांस्कृतिक समन्वय होता है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह का कुछ आदान प्रदान होता है। साथ ही ये यहाँ पे जैसे कृषि कार्य इत्यादि के लिए प्राय ये क्षेत्र एक तरीके से कमज़ोर स्थिति रखता है। तो व्यापार करते दूसरे देशों के लिए जाना होता था। अब जब जाएगा तो या तो यातायात कर साधनों के द्वारा जाएगा या पैदल जाएगा, तो बीच में जो भौगोलिक जो चीज़ें थी उनका वो ध्यान रखते थे, उनका वो अध्ययन करते थे। और इसी के साथ में उनकी सामुद्रिक साहसिक कार्य भी हुए हैं और इसी आधार पर भूगोल का जो एक विकास किया। अर्थात जो अरबकालीन भूगोलवेत्ता हैं वह अपना जो एक जिसका कहेंगे कि विकास जो है उसमें, अब उसमें जैसे मान लीजिए चलता है, जैसे मान विशाल दृष्टिकोण है, इस्लामिक धर्म, तीर्थ स्थलों की यात्राएं, व्यापार, सामुद्रिक साहसिक कार्य इत्यादि जो इनके मूल कारण रहे। तो जैसे मान लीजिए इनका योगदान था। अब इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन है, तो अब इसमें अपन ने जैसे पहले अपन ने पूर्व के वाक्यों में पढ़ चुके हैं कि बगदाद जो शहर था वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और वहाँ जो शिक्षण संस्थान जो एक सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशंस खुला वो था बैतुल हिकमा। अब जैसे बैतुल हिकमा खुला तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसका धीरे धीरे भूगोलवेत्ताओं ने वहाँ पे अनेक भूगोलवेत्ता हुए अरबकालीन, जिसमें पहला नाम आता है अल मसूदी का। कहते हैं कि 9वीं सदी का जो अंत था वह अल मसूदी एक उसमें क्रांतिकारी विचारों के रूप में जाने जाते हैं, जो कि बगदाद के अंदर वो अपना अध्ययन क्षेत्र किया और 956 में उसकी मृत्यु हुई मिस्र में। साथ ही जो अल मसूदी था एक प्रमुख इतिहासज्ञ था
जिसने गोल्डन मीडोज नामक एक जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में किताब अल यानी कि जमा 30 जिल्द में किताब इसने लिखी थी और महासागर तथा महाद्वीपों की सीमाओं का आपने निर्धारण किया था। अर्थात अल मसूदी एक प्रमुख जो अरब भूगोलवेत्ता थे वह जलवायु तथा मौसमवेत्ता या मानसूनी पवनों का अच्छा ज्ञाता था। इस प्रकार हम अल मसूदी के बारे में कह सकते हैं कि अल मसूदी अरब भूगोलवेत्ताओं में एक अग्रणी जलवायु भूगोलवेत्ता, मौसम भूगोलवेत्ता या मानसूनी पवनों के रूप में जाना जाता है। और इसकी प्रमुख जो पुस्तक थी वह गोल्डन मीडोज थी। इसका जन्म बगदाद में हुआ। इसका शिक्षा का केंद्र भी बगदाद था। इसकी मृत्यु मिस्र में हुई और ये मूल प्रवृत्ति के रूप से ऐतिहासिक था। जब ये इतिहास का अध्ययन करता था तो उसमें भौगोलिक चीज़ों का जब चीज़ें आई तो उसका भी साथ साथ इसने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि आगे जैसे अल मसूदी के बाद में 973 से 1039 अल बरूनी का युग आता है। इसे अबू रेहान मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जो 11वीं सदी अल बरूनी का युग कहा जाता है। अब जब किसी भूगोलवेत्ता का युग की बात आ रही है तो हम ये देख सकते हैं कि किसी युग की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। अल बरूनी की जो प्रथम पुस्तक थी किताब अल हिंद, ये इसकी एक प्रमुख पुस्तक थी, जिसमें साथ ही इसने दूसरी पुस्तक लिखी अल कानून अल मसूदी, अर्थात ये गणित के रूप में, जैसे वेस्टीज ऑफ द पास्ट, तारीख हिंद। साथ ही इसका जो भूगोल में योगदान रहा अल बरूनी का, एक जो पतंजलि जो भारत की प्रमुख जो एक जिसको कहते हैं कि दर्शन के ऊपर लिखी हुई संस्कृत भाषा में जो पुस्तक थी उसका अल बरूनी ने अरबी में अनुवाद किया और इसने 27 पुस्तकें लिखी। साथ ही रिसाला यानी कि रात दिन ध्रुवों पर 6 महीने, एक रिसाला नामक एक पुस्तक लिखी, इसमें रात और दिन 6 महीने के ध्रुवों के ऊपर, ध्रुव जो हैं हमारे पृथ्वी के, उस पर 6 महीने की रात होगी, 6 महीने का दिन होगा, आपने ये बताया। फिर इसके बाद में आपको हिमालय का ज्ञान भी था जिसको हिमवंतु कहा जाता था। फिर नील नदी का स्रोत जो कि मिस्र में चंद्र पर्वत को माना है आपने, यानी कि अल बरूनी ने नील नदी का जो स्रोत है वह चंद्र पर्वत को माना है। साथ ही सिंधु नदी का उद्गम तथा भारत की ऋतुओं का इसको एक जानकारी थी। तो आपकी जो भूगोल में योगदान रहा वह मूल रूप से चाहे पतंजलि संस्कृत में जो लिखी गई थी उसका अरब में अनुवाद हो, चाहे ध्रुवों पर रात दिन के रूप में रिसाला हो, चाहे हिमालय का ज्ञान हो, चाहे नील नदी की पर्वत उद्गम स्थल हो, चाहे सिंधु नदी या भारत की ऋतुओं के बारे में। इस प्रकार अल बरूनी को 11वीं सदी का प्रमुख भूगोलवेत्ता या अरबकालीन भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। अब उसके पश्चात हम अल इदरसी यानी कि अल बरूनी के बाद में अल इदरसी जो कि 1099 से 1180 का जो समय था वो अल इदरसी का था। इसकी जो सामान्य परिचय के रूप में अगर हम देखते हैं तो अबू अब्द अल्लाह मोहम्मद के नाम से जाना जाता था और इसकी जो प्रमुख पुस्तकें थी वो थी नवीन भूगोल, स्पेन में शिक्षा प्राप्त करके रोजर सेकंड यानी कि रोजर सेकंड जो सिसिली था उसका जो इसने मानचित्र था उसका आधार बनाया, और वर्ल्ड ओशियन कैस्पियन सागर तो था। साथ ही विश्व मानचित्र इसका प्रसिद्ध था जिसमें प्रक्षेप चतुर्भुजाकार के रूप में इसने माना है। और 1154 में इसने जो कहा अमेजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेट अराउंड द वर्ल्ड नामक एक कोटेशन लिखी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था। तो कह सकते हैं कि अल इदरसी जो था उसका योगदान एक तरीके से मानचित्र निर्माण में प्रमुख रहा है। अल इदरसी के बाद में इब्न बतूता जो 1304 से 1368 के मध्य एक प्रमुख अब्दुल्ला मोहम्मद नाम से जाना गया और ये एक मूल हज यात्री था हबशिमा का और ये अरब का नहीं था। साथ ही टेंजियर यानी भूमध्य सागर 14वीं सदी की शिक्षा प्राप्त, इसने शिक्षा इस्लाम में प्राप्त करी और यात्रा जैसे इसने मिस्र, ईरान, फारस, अरब, दक्षिणी सीरिया, कैस्पियन सागर, बुखारा इत्यादि में। इब्न बतूता
अरस्तु का जो उष्णकटिबंधीय मानव था उसको इन्होंने नहीं माना। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 का जो समय था उसमें ये इब्न बतूता भारत आया था, जिसे इब्न बतूता को मोहम्मद तुगलक ने चीन भेजा अपना प्रतिनिधि बनाकर, और वहाँ पे उसने एक रिहिल्लाह नामक एक पुस्तक लिखी जो कि मानव, मृदा और कृषि पर आधारित थी। और इसकी जो प्रमुख ग्रंथ था वो था ट्रेवल्स नामक इसका प्रमुख ग्रंथ था, जिसमें इन्होंने इसका अध्ययन किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम इनको अच्छा देखो, एक चीज़ और देखनी है हम सभी को कि किसी भी भूगोलवेता या जैसे इनका योगदान का जब हम अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि अरबकालीन भूगोलवेताओं का भूगोल में क्या योगदान रहा। तो जैसे हमने पहले पढ़ा भाई जिज्ञासु प्रवृत्ति होना चाहिए, उनका दृष्टिकोण उच्च होना था, साथ ही वो इस्लामिक धर्म के उनकी शिक्षा की आत्मा थी, यात्राएं करते थे, वो व्यापारी थे, ठीक है ना। फिर आता है कि जैसे मान लो प्रत्येक जो अरबकालीन भूगोलवेता हैं उनका भूगोल में क्या योगदान। तो इसका जो प्रश्न का जब हम जवाब देंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी भूगोलवेता है उसका एक सामान्य परिचय, ये कहाँ का था, कौन सा समय रहा है, और उसके बाद में इसने कौन सी प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं, और उसके बाद में तीसरा जो बिंदु हम देखेंगे तो ये इनका भूगोल में एक योगदान क्या रहा है। तो यही हमारा इस तरीके से इसका एक दृष्टिकोण रखेंगे, एक पूरा अपने विचार रखेंगे। और थैंक यू, धन्यवाद।